वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th OCM का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ ट्रेड। पिछले ही वीडियो में हमने रिटेल ट्रेड का पूरा टॉपिक कवर अप कर लिया था। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल ट्रेड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन। इंटरनेशनल ट्रेड। In ancient India, international trade was conducted for various quality products like silk, handlooms, ornaments, weapons, etc. तो पहले एंशियंट इंडिया में जब इंटरनेशनल ट्रेड कंडक्ट किया जाता था, मतलब जब ट्रेड दो कंट्रीज़ के बीच में होता था, उस टाइम पे सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बाइंग एंड सेलिंग की जाती थी। जैसे कि सिल्क हो गया, हैंडलूम्स हो गए, ऑर्नामेंट्स हो गए, वेपन्स हो गए, एक्सेट्रा। ये सारे प्रोडक्ट्स का बाइंग एंड सेलिंग सिर्फ होता था पिछले टाइम में, दैट इज़ एंशियंट इंडिया, पुराने ज़माने में। ऑल राइट। When the trade activities are conducted between two or more countries, it is called as international trade. तो हम ट्रेड का ये जो चैप्टर पढ़ रहे स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रेड क्या है। जब गुड्स एंड सर्विसेज, जब ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग दो कंट्री या दो कंट्री से ज़्यादा के बीच में होती है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। दैट इज़ ट्रेड इज़ कंडक्टेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। सिंपल। The political relation between two countries also influence the trade between them. International trade procedure is always complex, difficult and lengthy. तो पॉलिटिकल रिलेशन मतलब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, दो कंट्रीज़ का जो गवर्नमेंट है उनका जो रिलेशन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए। वो इफ़ेक्ट करता है हमारे कंट्री का गवर्नमेंट कैसा है और किसी और कंट्री का गवर्नमेंट कैसा है। उन दोनों के बीच में अगर अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा, बॉन्डिंग होगा, तो हम ट्रेड ईजिली कर सकते हैं। ऑल राइट। और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसका प्रोसीजर काफ़ी लेंदी है, कॉम्प्लेक्स है और डिफ़िकल्ट है। जैसे हम अपने कंट्री में ट्रेड करना चाहते हैं, सेल और बाय करना चाहते हो तो कैसे करते हैं, पैसे दिए, सामान लिए और घर आ गए। बट इंटरनेशनल ट्रेड ऐसा नहीं होता क्योंकि हम किसी और कंट्री से सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर लंबा है, बहुत डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स है। ऑल राइट। वेरियस फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमी, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल लॉज, करेंसी एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द ट्रेड एक्टिविटीज़। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्योंकि दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व है तो दोनों कंट्रीज़ का गवर्नमेंट अलग अलग होगा, वहाँ की इकोनॉमी अलग है, वहाँ का मार्केट अलग है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ का करेंसी तक डिफरेंट है, तो ये सारी चीज़ें ट्रेड को क्या करती है, अफेक्ट करती है। मोस्ट इकोनॉमी ग्लोबली agree that international trade helps to boost the nation's wealth. The consumer get variety of goods and services due to international trade. तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जिनका मानना क्या है कि अगर ट्रेड दो कंट्री के बीच में होगा तो दोनों कंट्री का जो वेल्थ है, पैसा है, वो भी बढ़ेगा और कंज्यूमर्स जो हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको अलग अलग टाइप्स का गुड्स भी मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ टाइप का गुड्स हमारे कंट्री में बनता ही ना हो, किसी और कंट्री से हम जब अपने कंट्री में वो लेकर आते हैं तो वहाँ के कस्टमर्स, अपने हमारे कंट्री के जो कस्टमर्स हैं, उनको भी वो प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए मिलेगा। ऑल राइट। तो इट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट है उसमें एक्सपोर्ट ट्रेड। तो हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट ट्रेड के बारे में, तो अब आगे जो है उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ऑल राइट। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉरेन कंट्री। तो एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, जब गुड्स और सर्विसेज हम सेल करते हैं, किसको सेल करते हैं, किसी और कंट्री में, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। when goods and services are exported, that is are sold to some other country, is known as export trade. एग्जाम्पल, इंडिया से जब कोई गुड्स, कोई सामान हम किसी और कंट्री में बेचते हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका, जापान, अगर हम इंडिया से कोई सामान जापान में सेल कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर, अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमें पढ़ना है। एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या है ये, जब हम किसी और कंट्री में सेल करते हैं अपना गुड्स तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर होता है और ये प्रोसीजर हमको फॉलो करना पड़ता है। हम सिर्फ पैसा दिए और सामान लिए ऐसा सिचुएशन नहीं होता। तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है ये 4 अलग अलग स्टेजेस में है जो हमको कवर करने हैं। फर्स्ट क्या है, प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब एकदम स्टार्टिंग का स्टेज। जब हमको सामान किसी और कंट्री में सेल करना है
तो एकदम स्टार्टिंग पहला स्टेज क्या है, उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज। देन प्री शिपमेंट स्टेज, सामान भेजने के पहले, किसी और कंट्री में जब सामान हमको सेल करना है तो भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले क्या क्या प्रोसीजर जो है वो हमको फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्री शिपमेंट स्टेज। देन है शिपमेंट स्टेज, सामान शिप में लोड करना है तो उस टाइम पे भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं शिपमेंट स्टेज। एंड लास्ट है पोस्ट शिपमेंट स्टेज, सामान शिप में लोड कर दिया उसके बाद कौन कौन सी प्रोसीजर्स हैं जो हमको देखनी और फॉलो करनी पड़ती हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ऑलराइट, तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर जो है वो क्या है, उसके पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट इज़ प्रिलिमिनरी स्टेज। प्रिलिमिनरी स्टेज मतलब एकदम पहला, एकदम फर्स्ट स्टेप क्या है, जब हमको गुड्स किसी और कंट्री में सेल करने हैं या सेल करना है तो सबसे पहला स्टेज क्या होगा, फर्स्ट इज़ रजिस्ट्रेशन। तो प्रिलिमिनरी स्टेज में 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, द एक्सपोर्टर हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद वेरियस अथॉरिटीज़ एज फॉलोज। तो जो एक्सपोर्टर है मतलब हमारा कंट्री में जो भी है जिसने गुड्स सेल करना है, दैट इज़ इंडिया। इंडिया अगर एक्सपोर्टर है तो उसको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा अलग अलग अथॉरिटीज़ से। तो फर्स्ट है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से रजिस्टर करवाना पड़ेगा, किस लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए। नेक्स्ट है इनकम टैक्स अथॉरिटी टू ऑब्टेन पैन अकाउंट नंबर। पैन नंबर जो है वो भी हमको ऑब्टेन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ से अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। देन अदर अथॉरिटीज़ लाइक EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड GST अथॉरिटी, इन लोगों से भी हमको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर हमें हमारे कंट्रीज से गुड्स किसी और कंट्री को सेल करना है। नेक्स्ट स्टेज क्या है प्रिलिमिनरी स्टेज में, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। एक बार हमने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया फिर हम एजेंट को अपॉइंट करेंगे। एजेंट कौन है, मिडल मैन, जो हमारा सामान किसी और कंट्री में सेल करेगा। तो किसी और कंट्री में एजेंट होना चाहिए हमारा जो हमारे बिहाफ पे काम करे, क्योंकि हम हमेशा नहीं जा सकते ना उस कंट्री में बार बार, तो उसी कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हम उसको अपॉइंट करेंगे एज अ agent. Alright, after registration the exporter appoints agent or sales representative abroad to book orders. The exporter may also open sales office in foreign country. तो हम क्या करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एज अ सेल एजेंट या फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे जो दूसरे कंट्री में होगा बट वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लिए ऑर्डर्स क्या करेगा, प्लेस करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्री शिपमेंट स्टेज। तो प्री शिपमेंट स्टेज में क्या क्या स्टेजेस है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। एज सुन एज द ऑर्डर इज रिसीव्ड द एक्सपोर्टर मस्ट वेरीफाई एंड कन्फर्म द ऑर्डर। द एक्सपोर्टर चेक्स ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट इन इम्पोर्टर्स कंट्री। तो जैसे ही हमें ऑर्डर मिल जाता है हम ऑर्डर फटाफट चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और कंफर्म कर देंगे। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, मतलब जिस कंट्री में हमको गुड्स सेल करना है उस कंट्री में रूल्स क्या है, वहाँ के रेगुलेशंस क्या है, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है रिगार्डिंग सेल एंड परचेज, वो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लेटर ऑफ क्रेडिट। द एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट इम्पोर्टर टू इशू अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन हिज फेवर। रिसिप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इम्पोर्टर्स बैंक विल क्लियर द फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस। तो एक्सपोर्टर जो है वो इम्पोर्टर कंट्री को क्या बोलेगा कि आप हमें लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू करके दो। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जब हम किसी 2 कंट्री के बीच में जब सेल और परचेज होता है, दैट इज़ ट्रेड होता है, उस टाइम पे एक्सपोर्टर जो है वो इम्पोर्टर कंट्री को बोलता है कि आप हमें लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके दो, जिसमें मेंशन किया होता है कि बैंक जो है वो एज अ गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर लिख कर देता है कि आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा। अगर इम्पोर्टर आपको टाइम पे पेमेंट नहीं देता है उस डेट पे तो बैंक जो है वो पेमेंट आपको दे देगा। ठीक है, ये बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के वजह से फॉरेन एक्सचेंज का क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्री शिपमेंट फाइनेंस। द इम्पोर्टर ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस फ्रॉम हिज बैंकर टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो एक्सपोर्टर जो है उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस मिल जाता है उस बैंक से, उसमें जो भी पैसे हैं वो उसके पास मिल जाते हैं, आ जाते हैं, सो दैट जो वर्किंग कैपिटल छोटे मोटे जो उसके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो उसको वो पूरा कर सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. The exporter has to produce goods as per buyer's need. If the exporter is not a manufacturer, then he will get the order goods from the local suppliers. बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है एक्सपोर्टर जो है वो सामान जो है वो प्रोड्यूस करना चालू करता है जैसे बायर्स को चाहिए होगा. मतलब जो भी गुड्स इम्पोर्टर कंट्री में उसको सेल करना होगा उसके हिसाब से वो गुड्स जो है वो बनाना चालू कर देगा. अगर वो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, मतलब खुद से वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता फैक्ट्री में, तो वो अपने कंट्री में जो लोकल सप्लायर्स है जो वो गुड्स जो सप्लाई करते हैं उनको वो कांटेक्ट करके गुड्स जो है वो मंगाना स्टार्ट कर देगा. नेक्स्ट क्या है पैकेजिंग. द गुड्स मस्ट बी प्रॉपरली पैक्ड बिकॉज पैकेजिंग प्ले 3 इम्पॉर्टेंट रूल. पैकेजिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं पर भी, किसी भी पार्ट में, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो चाहे फिर वो हमारे कंट्री के अंदर लोकल ट्रेड हो. ठीक है, तो पैकेजिंग जो है यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड थर्ड इज प्रमोशन ऑफ गुड्स. सबसे पहले जो पैकेजिंग अच्छी होगी तो सामान जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, डैमेज नहीं होगा, प्रिजर्व करके रखा रहेगा उसकी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी ज़रा सी भी गुड्स की डैमेज होनी नहीं चाहिए. एंड थर्ड क्या है प्रमोशन ऑफ गुड्स. गुड्स जो है उसके पैकेजिंग की वजह से सामान का प्रमोशन भी होता है. नेक्स्ट क्या है ECGC कवर. ECGC कवर क्या है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कोऑपरेशन. द एक्सपोर्टर में ऑब्टेन कवर फ्रॉम ECGC. Such cover protect exporter against credit risk. If the importer fails to make the payment of bill, the exporter can be covered from ECGC to the extent of 90% of the loss. ये क्या है, ये एक तरीके का इंश्योरेंस टाइप का है. जब भी ECGC कवर लेना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी और कंट्री में अपना गुड्स जो है वो सेल करते हैं. इससे ये क्या है क्रेडिट रिस्क जो है, मतलब अगर इम्पोर्टर जिसने हमने जिसको गुड्स बेचा है वो पैसा नहीं देता या फिर कभी कभी टाइम पे पैसा देने से मना कर देता है या फेल, मतलब उसने पेमेंट ही नहीं किया, तो ECGC कवर से हमको 90% तक का पेमेंट जो है वो मिल जाता है. मतलब 90% तक का रिस्क हमारा कवर हो जाता है. ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज GST formalities, that is goods and service tax. The exporter needs to complete GST formalities regarding export rate. जो भी टैक्सेस हैं उसके रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो हमको कंप्लीट करनी है. देन है मरीन इंश्योरेंस. द एक्सपोर्टर हैज़ टू ऑब्टेन मरीन इंश्योरेंस अंडर CIF, that is cost insurance and freight contract. He has to pay necessary insurance premium and obtain insurance policy. मोस्टली जब गुड्स हम किसी और कंट्री में सेल करते हैं तो मरीन के थ्रू ही सेल करते हैं, दैट इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हम सेंड करते हैं गुड्स. तो उस टाइम पे मरीन इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है. ऑल राइट, मरीन इंश्योरेंस लेंगे, प्रीमियम हमको पे करना है और इंश्योरेंस पॉलिसी हमको ऑब्टेन करनी ज़रूरी है सो दैट गुड्स अगर डैमेज होता है तो हमको उसका जो पैसा है वो मिल सके इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू. Next is CFN agent, that is clearing and forwarding. In export trade, CFN agent are known as custom house agent. These agent are responsible for forwarding the goods. ये CNF agent क्या करते हैं, ये हमारे सामान को चेक करते हैं, उसको क्लियरेंस का स्टैम्प देते हैं कि हाँ हमारा जो सामान है वो प्रॉपर है और इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है या फिर कुछ भी हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं, तो उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं और हमारा जो सामान है वो आगे दूसरे कंट्री में भेजने के लिए आगे दे देते हैं, फॉरवर्ड करते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या है शिपमेंट स्टेज. शिपमेंट स्टेज मतलब जब हमारा सामान शिप में लोड होता है उस टाइम पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं. जिसमें फर्स्ट क्या है प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट. एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स द शिपिंग बिल एंड गेट्स ऑल द डॉक्यूमेंट प्रोसेस्ड एट कस्टम बेस. तो जितने भी पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज़ है, बिल बनाना है, वो सारा बिल जो है वो बना के एक्सपोर्टर देता है. नेक्स्ट क्या है एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स. CNF एजेंट ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम PTA, that is post trust authority, to cart the good inside the dock. तो CFN एजेंट that is clearing and forwarding एजेंट क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर गुड्स को चेक करता है, एग्जामिन करता है कि ये जो गुड्स है प्रॉपर है या नहीं, मतलब कुछ गलत सामान तो नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री में, वो सारी चीज़ें चेक करता है और फिर पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी को आगे भेजने के लिए देता है. नेक्स्ट क्या है लोडिंग ऑफ गुड्स. आफ्टर एग्जामिनिंग द गुड्स CE, that is customs examiner, issue let export order. The CFN agent then obtain let ship order from custom preventive officer CPO. The goods are then loaded on ship for which a maid's receipt is obtained.
द CFN एजेंट अप्रोचेज शिपिंग कंपनीज एंड ऑब्टेन्स अ बिल ऑफ लीडिंग। तो क्या होता है, उसके बाद गुड्स जो है वो शिप में लोड हो जाता है। बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग स्टेज पे। कस्टम एग्जामिन करने के बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर ये एक मिलता है, उसके बाद लेट शिप ऑर्डर दूसरा एक पर्टिकुलर पेपर है ऑर्डर है वो मिलता है जो CFN एजेंट देता है। उसके बाद फिर मेड्स रिसिप्ट मिलता है, मतलब जो सामान है वो शिप में लोड हो गया है। फिर CFN एजेंट जो है वो क्या करता है, बिल ऑफ लेडिंग प्रोवाइड करता है। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब क्या है, शिप में जितने भी सामान हैं उसका पूरा का पूरा डिटेल्स उस बिल के अंदर होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। पोस्ट शिपमेंट स्टेज में अगेन 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, पोस्ट शिपमेंट स्टेज क्या होता है, जब सामान हमने सेंड कर दिया, मतलब हमारा सामान शिप में लोड होके चला गया, उसके बाद भी कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हमको देखने पड़ते हैं। फर्स्ट है शिपमेंट एडवाइस। द एक्सपोर्टर सेंड शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट dispatch of goods. He also send a copy of packaging list, commercial invoice and non-negotiable copy of loading along with advice letter. फिर एक्सपोर्टर कंट्री जो है वो इम्पोर्टर कंट्री को क्या करती है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज देती है और गुड्स का सारा डिटेल्स भेजती है कि हमारा सामान हमारे कंट्री से चला गया है। और सारी की सारी कॉपी जो है पैकेजिंग लिस्ट, मतलब इतना इतना सामान है लिस्ट उसका भेजती है, बिल भेजती है और सारे के सारे कॉपीज़ और डॉक्यूमेंट्स लेटर्स के साथ पूरी की पूरी इम्पोर्टर कंट्री को सेंड करती है। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। द एक्सपोर्टर सबमिट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर नेगोशिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर। उसके बाद जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है बैंक को जो सबमिट करने होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वो बैंक में जाके सबमिट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। The exporter makes arrangement to obtain exporter incentive from concerned authorities. The incentive includes duty drawback, refund of GST if paid, etc. तो एक्सपोर्टर कंट्री क्या करती है, बहुत सारे पेमेंट करती है, टैक्सेस पे करती है, भरती है। तो वो सारे कोई टैक्स जो है एक बार पे करने के बाद हमको उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो वापस मिलता है, उसको बोलते हैं इंसेंटिव्स। तो कुछ चीज़ें जो कुछ टैक्स जो रिफंड है, मतलब एक बार पे करने के बाद सामान पहुंच जाने के बाद हमको पैसे वापस मिलते हैं, तो वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पहले कवर करके लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉलोअप। एक्सपोर्टर शुड ऑलवेज हैव अ फॉलोअप आफ्टर एक्सपोर्ट टू फाइंड बायर्स रिएक्शन टूवर्ड्स द गुड्स। जो एक्सपोर्टर है, जिस कंट्री ने गुड्स किसी सेल किया है, वो कंट्री हमेशा फॉलोअप करती रहती है, पूछती है, देखती है कि जो बायर्स है, जिसने हमसे सामान खरीदा है, उसका रिएक्शन क्या है, उसको सामान अच्छा लगा या नहीं लगा, फिर से वो हमसे सामान खरीदेगा या नहीं, वो फीडबैक हमेशा लेती रहती है। ऑलराइट, तो आई होप आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर पूरा का पूरा समझ में आया होगा। 4 स्टेजेस होते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज होता है, प्री शिपमेंट स्टेज होता है, शिपमेंट स्टेज होता है एंड लास्ट होता है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ठीक है, तो कम से कम आप इसके पॉइंट्स अगर याद कर लेंगे तो आप एग्ज़ाम में ये लिख सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा एक्सपोर्ट प्रोसीजर का। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।